स्पाइन स्ट्रेट, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम तीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरि, जो हमें बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। शैल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित है, जो समवायी फाउंडेशन की उपाध्यक्ष है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पूर्वा बहेती जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं और वो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट हैं और वो समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राय जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है शायद, उनका स्वागत है। हमारा 2nd या 3rd की स्टूडेंट है और उनका स्वागत है। हमारे बीच में रुक्मणी शर्मा जी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में राम प्रकाश मणि त्रिपाठी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित है, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के हम लोग वहाँ के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। कोई मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर, जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सर। इन सब मनीषियों के अतिरिक्त भी अन्य गुरुओं के हम ऋणी हैं, जिन्होंने हमको ज्ञान दिया है, वो चिकित्सा के संबंध में हो या चिकित्सा शिक्षा के संबंध में हो। तो हम वहाँ का जो मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन, इनके माध्यम से
आप लोगों के माध्यम से उस मोटो को आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैलाने के लिए कृत संकल्प है। और यही हमारा उद्देश्य है कि आपके माध्यम से ये विधा जो कम खर्चीली है पूरे विश्व में फैले और इसका लाभ समस्त पीड़ित मानवता को मिले। तो इन शब्दों के साथ हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं। हमारे बीच में पूर्वा बहेती जो उपस्थित है, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट है, और वो आज ब्लड चैप्टर से अपनी बात शुरुआत करेंगे। उसके पहले होम्योस्टेसिस और सेल पर उन्होंने वार्ता किया था। ये हम लोगों की केवल वार्ता होती है। वार्ता इस क्रम में है कि हम लोग ज्ञान का विनिमय करते हैं, ज्ञान का ट्रांसफर करते हैं, एक दूसरे के एक्सचेंज करते हैं। जो आपके पास है वो हमको मिलता है, जो हमारे पास है वो आपको मिलता है। कोई गुणाग्रज नहीं है, सभी बराबर है। कोई यहाँ पर न गुरु है, कोई न शिष्य है, सभी शिष्य है और सभी गुरु है। ये मान के हम लोग चलते हैं। तो पूर्वा जी का मैं स्वागत कर रहा हूँ और उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। सर स्टार्ट करूं मैं जितना आप शेयर करते होते? यस स्टार्ट। कल के जो पढ़ा था उसमें कुछ पूछना है किसी को पहले, तो हम आगे चलें। तो जो हमने लास्ट देखा था कि टिश्यूज के फॉर्म्स थे बहुत सारे, उसमें एक फॉर्म था फ्लूइड टिश्यू, जो पदार्थ के लिए होता है, लिक्विड होता है, उसके लिए था फ्लूइड टिश्यू। फ्लूइड टिश्यू में हमने एक एग्जांपल दिया था ब्लड फ्लूइड टिश्यू। आज हम वो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड सबको पता है, ब्लड होता क्या है? खून, रक्त सबको पता है। रक्त, लाल रंग का रक्त अपने शरीर में नसों में घूम रहा है, लेकिन ये रक्त बना कैसे है और ये करता क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम थोड़ा सा इलाज में अपन को हेल्प हो पाए। तो ये खून बनता, हृदय में खून नहीं बनता है, हृदय खून को पंप करता है पूरे शरीर में। खून बनाने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हम जब खाना खाते हैं तो इंटेस्टाइन उन खाने को एब्जॉर्ब करती है, हम देखेंगे आगे, उसको डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करती, शरीर में एब्जॉर्ब करती। फिर वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो धीरे धीरे बोन मैरो में जाता है, फिर वो रक्त बनता है, वो रक्त हृदय के पास जाता है। फिर हृदय के पास जब वो रक्त पहुंचता है, इस रक्त को शरीर में घुमाने में 3-4 ऑर्गन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहला हृदय, सबसे पहले इंटेस्टाइन जो खाने को एब्जॉर्ब करेगी, न्यूट्रिएंट्स देगी खून बनने के लिए। फिर बोन मैरो, जनरली खून बोन मैरो में बनता है, वो हड्डी, लंबी हड्डियों के ढांचों में एक स्पंजी मटेरियल होता है, उधर वो खून रक्त बनता है। तीसरा दिल, हृदय जो पंप करता है पूरे शरीर में। लंग्स जो उसको ऑक्सीजन से रिच करते हैं। लंग और किडनी जो उसमें से जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको फिल्टर करके बाहर निकालती है। बेसिकली ये ऑर्गन्स का मेजरली रोल होता है, बाकी लीवर का भी काम होता है, स्प्लीन का भी काम होता है, काम सबका है कुछ ना कुछ, लेकिन इनका काम थोड़ा बाकियों से ज्यादा है। लीवर खून को स्टोर करता है। स्प्लीन जब हमारी को खाने की खून की एकदम खत्म हो जाएगा तो एकदम स्क्वीज होके 0 हो जाती है और सारा रक्त हमको दे देती है इमरजेंसी सिचुएशंस में। तो बेसिकली ये सबके रोल्स हैं। तो अब हम समझते हैं रक्त है क्या। जैसे कभी आपने दूध से छेना फाड़ा है, तो जब हम दूध से छेना फाड़ते तो एक छेना निकलता और एक नीचे पानी जैसा बच जाता है। ऐसे ही रक्त में भी एक प्लाज्मा होता है और एक सेल होते हैं, वो दोनों मिले हुए होते हैं, लेकिन हम टेस्ट वगैरह करते तो हमको ये दोनों अलग अलग मिलते हैं। तो प्लाज्मा जो है वो छेने का पानी समझ लो और सेल्स जो है वो छेना समझ लो दूध का। अब प्लाज्मा जो होता है वो सेल होता है 42 to 45% और प्लाज्मा होता है 55 to 58%। और ये प्लाज्मा में होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स और पानी। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल पानी होता है, लेकिन अब इसमें सबसे प्लाज्मा में बाकी चीजें, लेकिन प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो थोड़े हमको ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। प्रोटीन्स में एक होता है एल्ब्यूमिन। ये जो होता है ये होता है 50 से 65% होता है हमारे उसमें, और ये लीवर में बनता है। ये ऑस्मोटिक विस्कोसिटी देता है खून को। विस्कोसिटी मतलब
लिक्विड है, वो बहता जाएगा, तो उसको कुछ बहने से रोकने के लिए उसको अगर जितना पतला हुआ था जल्दी बहेगा, तो उसको थोड़ा गाढ़ा कर देता है ताकि वो थोड़ा धीरे बहे, ताकि जहां से बह रहा है वहां पे किसी को कोई न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज करने हैं तो वो एक्सचेंज कर पाए। इसलिए विस्कोसिटी होती है, जिससे फ्रिक्शन, सॉलिड्स में फ्रिक्शन होता है वैसे लिक्विड में विस्कोसिटी होती है, जो उसको थोड़ा उसकी स्पीड को स्लो कर देता है, जितनी जरूरी उतनी स्पीड पे बहेगा, ताकि एक्सचेंज ऑफ, जो हमने कल देखा था, सेल की मेम्ब्रेन के अंदर सामान को जाना और सेल की मेम्ब्रेन के बाहर सामान आना है, वो जो हो पाए इजीली, इसके लिए वो विस्कोसिटी की जरूरी होती है। वो बहाव को नियंत्रण करने के लिए को नियंत्रण करता है विस्कोसिटी। दूसरी चीज होती है ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी देता है। ऑस्मोटिक प्रेशर वो होता है कि जो ज्यादा जरूरी, कम जरूरी चीजें वो अंदर नहीं आ जाए, सेल खून के अंदर के न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए, मतलब जो नहीं जाने चाहिए वो नहीं चले जाए, एक मतलब एक दीवार जैसी बना देगा, ताकि जितना जरूरी हो उतना ही बाहर निकले और जितना जरूरी हो उतना ही अंदर आए, उसके ज्यादा अंदर बाहर नहीं जाए। नहीं तो विस्कोसिटी पहले से ही है तो ज्यादा सामान भी तो जा सकता है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड करा जाता है। तो ये जो एल्यूमिनियम है ये वो प्रोवाइड करता है। और एल्यूमिनियम का हम आगे देखेंगे, सबसे बड़ा रोल होता है कि बिलीरुबिन को लीवर तक लाता है, वो हम थोड़ा देर बाद समझेंगे उस चीज को। और ग्लोबुलिन होता है, वो 3 तरीके के होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। अल्फा और बीटा जो होती है वो लीवर में बनता है, और गामा जो होती है वो लिम्फोसाइट्स में बनती है। ये लिम्फोसाइट्स भी एक तरीके लिम्फ्स, जब भी कभी वर्ड लिम्फ्स आए तो मतलब समझ जाना चाहिए कि ये कुछ ऐसी चीज है जो शरीर को बाहरी कीटाणुओं के अटैक से बचा रहा है। लिम्फ जनरली हमको अटैक से बचाने के लिए यूज आता है, तो वो वैसा होता है। और एक होता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन वो होता है, अगर हमारे कट जाता है तो वो क्लॉटिंग होती है ना, उस क्लॉटिंग में यूज करने के लिए, ताकि वो परत जम जाए, ताकि पूरा खून बहना, एक तरीके की परत बना देता है ताकि खून बहे नहीं, तो उसको बोलते हैं फाइब्रिनोजन। अब एक चीज होती है कि हम जब ब्लड टेस्ट देखते हैं ना, तो हमको प्लाज्मा नहीं जनरली दिखता, हमको दिखता सीरम। और ये फाइब्रिनोजन का जो होता है मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा है, तो और हम जब ब्लड टेस्ट देखते हैं तो हमको सीरम दिखता है। और हम अभी प्लाज्मा की बात करें, सीरम और प्लाज्मा में फर्क ये होता है, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल देता है तो वो सीरम हो जाता है। तो क्योंकि फाइब्रिनोजन का मॉलिक्यूल बड़ा, तो वो उसको निकालना इजी होता है बाकियों से कंपैरेटिवली, इसलिए उसको निकाल के हम लोग ये चीज को चेक करते हैं। अब ये हुआ प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स थे इसके बारे में बात। अब हम बात करते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल 3 तरीके के होते हैं, हमने हमेशा सुना होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब ये तो हमारा रोज का लैंग्वेज है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी इज रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी इज व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स इज प्लेटलेट्स। लेकिन आरबीसी का एक्चुअल नाम होता है, साइंटिफिक नाम होता है इरेथ्रोसाइट्स। ये इरेथ्रोसाइट्स का काम क्या होता है? इरेथ्रोसाइट्स जो एक सेल होता है, आपने कभी अंजीर देखी है या टायर देखा है? टायर बीच से चिपटा हुआ होता है, साइड से ऐसे कर्व्ड होता है। अंजीर होती है बीच से चिपटी हुई और साइड में ऐसे कर्व होती है। टायर के साइड में हवा भरते हैं, वो एक रिंग जैसी होती है, बीच में चिपटी हुई होती है। वैसे अंजीर होती है, साइड में मोटी मोटी एक लेयर होती है, बीच में चिपटी हुई होती है। ये इरेथ्रोसाइट्स का शेप वैसा ही होता है। और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन वो पदार्थ है जो खून में ऑक्सीजन को इधर से उधर घुमाता है। ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन करता है, जो हीमोग्लोबिन इस इरेथ्रोसाइट सेल के अंदर होता है। इसकी जो देखिए पैरामीटर्स आप देख लीजिएगा, इसका साइज एंड ऑल। लेकिन ये बनता है, इसको बनने में 9 दिन लगते हैं। 9 दिन से शुरू होके इसको 120 दिन की इसकी लाइफ स्पेन, 9 दिन पे बनता है, 120 दिन की इसकी लाइफ स्पेन है। और ये बच्चा पैदा होता है उसके बाद बोन मैरो में बनना शुरू होता है। और 120 दिन की इसकी लाइफ स्टाइल है। और 120 दिन बाद ये जब हम इसका देखेंगे वो कैसे इसका जाने लगता है। लेकिन अभी 3 चीजें जरूरी है कि डिस्क शेप होती है,
होमोग्लोबिन को रखता है, इसलिए न्यूक्लियस नहीं होता इसमें, और 120 दिन की इसकी लाइफ, 9 दिन में बनता है, 120 दिन में मोस्टली खत्म होने की कगार पे आता है। अब हम देखते हैं इसके का ये जो आरबीसीज है या लिम्फोसाइट्स है, इरेथ्रोसाइट्स है, इसके कारण सबसे बड़ी जो बीमारी पैदा होती है वो होती है, इसके कारण हम पीलिया, या अपन जिसको बोलते हैं पीलिया, या जिसको बोलते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस के बारे में हमने सुना ही होगा, जिसमें शरीर पूरा पीला होने लग जाता है, वो होता है। अब ये जॉन्डिस कैसे होता है? जब ये 120 दिन बाद, ये जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन दो चीज से बना हुआ है, हिम प्लस ग्लोबिन। हिम आयरन होता है और ग्लोबिन जो होता है वो एक तरीके का प्रोटीन होता है। तो क्योंकि ये प्रोटीन है तो ये प्रोटीन बनता हमेशा सेल में उधर राइबोसोम से बनता है, और हिम माइक्रोचॉन्ड्रिया में बनता है। अब इसका होता क्या है, जब हिम 120 दिन बाद हीमोग्लोबिन, जब ये आरबीसीज खत्म होने जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, जब घूम रहे होते हैं ना खून में, तो थोड़ा सा पानी पी के फूल जाते हैं। तो जब ये फूलते हैं, और हाँ, स्प्लीन का काम जो होता है, मरे हुए सेल्स को डिकम्पोज करती है बेसिकली। तो जब ये पानी पी के फूल के घूम रहे होते हैं, तो स्प्लीन इनको पकड़ लेती है, पकड़ के इसको डिकम्पोज करने लगती है। शरीर कोई भी चीज को फेंकता नहीं, हर चीज को दोबारा रिसाइकिल करता है। हीमोग्लोबिन को दोबारा रिसाइकिल करेगा, वो क्या करेगा, ग्लोबिन को तो प्रोटीन के स्टोरहाउस में भेज देगा, हिम को वापस से, हिम भी दो चीज से बनता है, हिम बनना होता है पायरोल और फॉयरस से बना होता है। फॉयरस इज आयरन, तो वो आयरन वापस से चला जाता है। पायरोल जो होता है वो हमको बिल्कुल नहीं चाहिए, वो हमारे लिए जहर जैसा होता है, शरीर के जहर के। अगर पायरोल इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली घूमेगा तो वो जहर का काम करता है, तो ये पायरोल को ऐसे छोड़ नहीं सकते, तो उसको वो धीरे से बनाता है बिलीवर्डिन में। अरे बिलीवर्डिन से बनता है बिलीरुबिन। अब ये जो बिलीरुबिन होता है ना, ये है ना खून में डिजोल्व नहीं होता था, क्योंकि वाटर सोल्यूबल नहीं होता है। तब क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, तो इसको बाहर कैसे निकाला जाए, या तो लीवर वो किडनी निकाल सकते, बट किडनी तक भी तो पहुंचाना पड़ेगा ना, ऐसे तो किडनी निकाल पाएगी, है तो वो स्प्लीन के पास अभी, उसको किडनी तक भी पहुंचाना है, और ब्लड में डिजोल्व नहीं होगा तो जाए कैसे? तो इस टाइम पे मैंने बताया था ना, एल्ब्यूलिन, एल्ब्यूलिन लीवर से एल्ब्यूलिन आता है, एल्ब्यूलिन लीवर में बनता है, वो आता है, उस वो एल्ब्यूलिन इसको बिलीरुबिन में मिक्स होता है, फिर वो बनता है, वो ले जाके उसको एल्ब्यूलिन उसको लीवर के पास ले जाता है, लीवर के बाद वो ग्लाइकोनिक एसिड में मिक्स होता है, और ग्लाइकोनिक एसिड में मिक्स होके वो बनता है बिलीवर्डिन, और फिर वो चोले बिलीरुबिन बनता है, और चोले बिलीरुबिन फिर वो बाइल जूस में मिक्स हो जाता है। और ये बाइल जूस हम आगे देखेंगे बाइल जूस का यूज। बेसिकली अभी थोड़ा सा इतना सा बता सकती हूँ कि ये डिओडिनम में फैट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। डिओडिनम हमारे डाइजेशन का एक पार्ट है, उसमें फैट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। लेकिन बेसिकली ये है कि फिर वो बिलीरुबिन, चौले बिलीरुबिन या बाइल जूस समझ बन के थोड़ा लार्ज इंटेस्टाइन से निकलता है, और थोड़ा सा यूरिन के थ्रू निकल जाता है। तो ये है एक साइकिल कि जब आरबीसी का खत्म हो गया, 120 दिन हुए हैं, तो वो कैसे डिकम्पोज होके पूरे जगह से अपने शरीर से बाहर निकलता है। इसीलिए हमारा यूरिन हमेशा देखा करिए येलो शेड का होता है, वो राई के मस्टर्ड येलो कलर का होता है थोड़ा सा, और हमारा जो स्टूल होता है उसका भी कलर हल्का सा येलोइश होता है, बिकॉज उसमें बाइल जूस होता है। अब होता क्या है, कभी किसी कारण से ये बाइल बाहर नहीं निकल पाएगा, तो क्या होगा, वो पीला रंग जो है वो हमारे शरीर में घूमेगा। अब बेसिकली देखिए, कोई भी चीज अगर एक्सेस में हमारे पास आई, जितनी जरूरत है उसके ज्यादा अगर वो ब्लड में भी हुई, तो बाकी चीजों को डिस्टर्ब करेगी, वहां पे भीड़ करेगी, बाकियों का काम करने नहीं देगी, तो तकलीफ होगी। और ये तो वैसे भी पॉइजनस है थोड़ा सा, तो और तकलीफ ज्यादा ही देगा, तो इंसान को जॉन्डिस या निमोनिया होता है। अब ये जॉन्डिस और निमोनिया भी ना 3 तरीके के होते हैं, प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक। अब मैं एक चीज में इधर थोड़ा सा बताती हूँ, थोड़ी सी चीज है डिटेल पहले से। जब भी वर्ड कार्डियो आए तो हमको ध्यान सीधे जाना चाहिए हार्ट पे। जब पल्मोनरी आए तो सीधे दिमाग जाना चाहिए कि ये लंग्स की बात हो गई। जब भी बात हिपैटिक आए,
ध्यान जाना चाहिए लीवर पे गई ये बात। और जब भी रीनल आए बात, ध्यान जाना चाहिए कि भैया किडनी का, रीनल है मतलब किडनी है। ये चीजें कुछ है टर्म्स, ये धीरे धीरे हम याद कर लेंगे तो हमको डायग्नोस करने में इजी हो जाएगी चीजें कि रीनल वर्ड है तो समथिंग रिलेटेड विद किडनी बात हो रही होगी इधर। तो अब ये हेपेटिक है तो हेपेटिक इज लीवर, और क्योंकि बाइल वैसे भी लीवर में बन रहा है। तो अब इसमें 3 तरीके के जॉन्डिस बताए जाते हैं। एक होता है प्री हेपेटिक, प्री मतलब पहले, जो लीवर से पहले है। उसका रीजन होता है सपोज करो कोई कारण से ये आरबीसी 120 दिन से पहले मरने लग रहा है। 120 दिन में मरना चाहिए तो ये साइकिल चलती है 80.83% डेली ये आरबीसी खत्म होते हैं 0.83। अब ये कभी बाई चांस किसी कारण से ज्यादा खत्म होने लगे तो हर चीज, हर लीवर की भी अपनी कैपेसिटी है, गॉल ब्लैडर की भी अपनी कैपेसिटी है, सबकी अपनी कैपेसिटी है। तो क्या होता है वो लोग जितना कोशिश करते हैं वो बाइल को निकालने की कोशिश करते हैं, बट एट द एंड बाइल तो पूरा तो निकल नहीं पाता, फिर वो खून के थ्रू पूरे शरीर में घूमने लगता है। तो जब तकलीफ लीवर से पहले है तो उसको बोलते हैं प्री हिपैटिक, कि उसमें लीवर का कोई रोल नहीं है। जनरली स्नेक बाइट या जनरली बच्चों में भी देखी जाती है क्योंकि उस टाइम पे लीवर उतना स्ट्रांग नहीं होता, स्प्लीन वगैरह स्ट्रांग नहीं होता, बच्चा पैदा ही होता है। तो वो चीजों में तो प्री हिपैटिक हुआ कि लीवर से पहले ये चीज हो गई है। अब लीवर कोशिश कर रहा है उसमें, लीवर की कोई गलती नहीं है, लीवर कोशिश कर रहा है उसमें वर्क करने की, बट उसकी भी एक लिमिटेशंस, तो वो नहीं कर पा रहा, वो पूरा बाइल बाहर नहीं निकल पा रहा। पहला हुआ प्री हिपैटिक। अब हिपैटिक, किसी कारण से लीवर में इंफेक्शन हो जाता है। लीवर भी बेचारा इतना काम कर रहा है, 1000 से ऊपर केमिकल रिएक्शंस कर रहा है, कभी कभी वो भी बीमार हो ही जाता है। तो जब लीवर में बाइल का किसी कारण से या तो वो पूरा ठीक से बाइल को बाहर नहीं निकल पा रहा है या लीवर में कुछ सूजन या कुछ हो गई, तो वो उस टाइम पे वो बिलीरुबिन ब्लड में बढ़ने लगता है और वो उसको बोलते हैं हेपेटिक इन्फेक्टिव हेपेटिक, मतलब लीवर में कुछ तकलीफ है इसके कारण से वो हो रहा है। जनरली सूजन वजन आ जाती है लीवर में, उसके कारण ये होता है। तो ये होता है हेपेटिक जॉन्डिस। एक होता है पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, जनरली बहुत मिलता है आजकल, तो ये बहुत मिलने लगा है। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि डिओडिनम वो गॉल ब्लैडर में बाइल को स्टोर किया जाता है, तो कभी कभी ना बाइल के कारण ना वहां पे लम्स बन जाते हैं जिसको बोलते हैं ना स्टोन्स, स्टोन्स बन जाते हैं जिसके कारण वो रास्ते को ब्लॉक कर देता है। तो वो रास्ते को ब्लॉक कर देता है तो ये जो बाइल है ये डिओडिनम तक जा ही नहीं पाता है, और डिओडिनम तक नहीं जा पाता है तो एक लिमिट के बाद वो धीरे धीरे जितना हो सके किडनी निकालने की कोशिश करती है खून में से, बट फिर थोड़ा सा बाइल शरीर में घूमने लगता है, उससे भी हमारा शरीर पीला होने लगेगा और हमको जॉन्डिस होता है। तो ये 3 तरीके के जॉन्डिस होते हैं। इनके सिम्टम्स दिखाए गए हैं कि किस में प्री हिपैटिक में जब होएगा, प्री हिपैटिक होएगा तो यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा, डार्क येलो हो जाएगा, बिकॉज जो कोशिश हो रही है वो सारा यूरिन के थ्रू निकल रहा है। हेपेटिक में, पोस्ट हेपेटिक में यूरिन का कलर कंपैरेटिवली कम येलो होगा, लेकिन सब में यूरिन के और स्टूल के सबके कलर्स में जो चेंजेस आते हैं वो अपन को यहाँ पे दिया हुआ है। ये 3 तरीके के बेसिकली होते हैं, और स्टूल के कलर्स में भी फर्क आएगा सब में। अब इस तक, इधर तक किसी को कुछ पूछना है? सर कुछ ऐड करना है या आगे चलें? कोई प्रश्न है किसी का? आगे चलते हैं फिर। अरे सर समझ में आ रहा है। थैंक यू। अच्छा समझा रही है पूर्वा। अच्छा, अभी ये हुआ एक तो एक बीमारी हुई अब इससे आरबीसी या मतलब इरेथ्रोसाइट्स से, हाँ इरेथ्रोसाइट्स से और भी बीमारियां होती है। एक तो हमने देखी जॉन्डिस, अब होती है एनीमिया। एनीमिया जनरली, एनीमिया जब भी कोई वर्ड आया एनीमिया तो हमको ये समझ जाना चाहिए कि किसी भी कारण से खून में ऑक्सीजन कम जा रहा है, खून में आरबीसीज की कमी हुई है, कोई भी कारण से आरबीसीज अफेक्टेड हुआ है और ऑक्सीजन कम जा रहा है, तो सेल्स को ऑक्सीजन कम मिल रही है। एनीमिया जनरली एक
लेमैन के लैंग्वेज में एनीमिया मतलब ऑक्सीजन की कमी। बट एनीमिया भी बहुत तरीके के होते हैं। एक जो होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो आरबीसीज में कंटेंट होना चाहिए वो होता है 14 ± 1 ग्राम, मतलब 14 ग्राम, मतलब 14% भी आप समझ सकते हो। 100 ग्राम में 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए ताकि वो जितना ऑक्सीजन चाहिए वो शरीर में जा पाए। अब वो होता है एक्रेलिक गैस्ट्रिया, ये जो होती है ये माल न्यूट्रिशन होती है, या फिर कभी कभी बोन मैरो के पास उतने न्यूट्रिएंट्स ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, या तो बोन मैरो खुद में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या बोन मैरो के पास इतने न्यूट्रिएंट्स ही नहीं पहुंच पा रहे हैं कि वो खून की उतनी क्वांटिटी को रोज बना। अब आरबीसी रोज मर रहे हैं, अब उसको वापस अपने न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए आरबीसी को बनाने के लिए, सब कुछ, हिम भी चाहिए, ग्लोबिन भी चाहिए, और वो भी प्रोटीन भी चाहिए। अगर वो उसके पास उतना पहुंचेगा ही नहीं तो उनको मिला के बनाएगा कैसे? तो किसी कारण से वो हो रहा है, तो एक चीज होती है। दूसरा होता है कि इरेथ्रोसाइट्स जो बन तो पूरे रहे लेकिन उनकी डेथ ज्यादा हो रही है, कभी इन्फेक्शन, मलेरिया, या फिर सबसे बड़ा है उनकी डेथ रेट ज्यादा हो गई तो भी वो आपको एनीमिया हो जाएगा, बिकॉज बन तो रहे लेकिन खत्म ही जल्दी हो रहा है, तो फिर वो नहीं पहुंचा पा रहे ना ऑक्सीजन को सब जगह। और क्योंकि और भी हेमोग्लोबिन को इसे अदर कॉजेज होते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया, मतलब सिकल सेल एनीमिया मतलब है तो सही सेल बट उनमें कैपेसिटी ही नहीं है हेमोग्लोबिन वाली, उनमें कैपेसिटी ही नहीं ऑक्सीजन को कैरी करने वाली। थैलेसीमिया, एप्लास्टिक, हम इन सबको बारे में पढ़ते धीरे धीरे। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मीन्स हमने देखा ना कि हीमोग्लोबिन आयरन और प्रोटीन से बनता है। अगर शरीर में किसी कारण से आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो हीमोग्लोबिन ही नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो एनीमिया होएगा। तो हीमोग्लोबिन नहीं, आयरन नहीं होने के दो कारण जनरली होते हैं। पहला होता है कि माल न्यूट्रिशन, के आदमी खा ही नहीं रहे होता आयरन, जितना उसको जरूरत होता है उसने आयरन खाया ही नहीं, तो आयरन आएगा कहाँ से? शरीर खुद आयरन तो नहीं बनाएगा, उसको तो बाहर से आयरन चाहिए, जितना चाहिए उतना चाहिए, वो नहीं दे रहे, तो वो प्रोटीन, विटामिन, आयरन उसकी डाइट में ही नहीं है, तो वो माल न्यूट्रिशन हो गया। और दूसरा होता है वो इन्फेक्शन। इंटेस्टाइन में ना बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, अपना जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत बहुत एंजाइम्स होते हैं, बहुत अच्छे जनरली सारे एंजाइम्स होते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ है ना कीड़े हो जाते हैं, जो क्या होता है हमारा खाने को वो खा जाते हैं और हमारा न्यूट्रिएंट्स वो ले लेते हैं, तो हमारे पास कुछ नहीं बचता है। तो उसके कारण से कभी कभी क्या होता है हमारे खाना हमारे पास मिलता ही नहीं है, तो फिर वो इंटेस्टाइन उस पे वो ले लिए, तो हमारे को टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन ही हो गया, वो इंटरनल माल न्यूट्रिशन हो गया। बंदे ने खाया तो है लेकिन उसका खाना कोई और खा गया अंदर से ही, तो हमको आयरन नहीं मिल रहा है, तो हमारे को प्रॉब्लम हो जाती है। ये दो चीजें। और कभी कभी क्या होता है ना कि है ना स्प्लीन और लीवर है ना खून को स्टोर करके रखता है। कभी कभी ये लोग ज्यादा स्टोर करने लग जाते हैं किसी कारण से, बीमार हो या कुछ भी कारण से, तो क्या होता है जो खून हमारे शरीर में घूमना चाहिए उतना नहीं घूम पाता, कम हो जाता है। तो उसके कारण भी हमको उसको होते हैं, उसको होमोसिडोसिस लिखा हुआ है, वो होता है कि ये जो हमारे ऑर्गन्स है ये खून को स्टोर करके अपने लिए ज्यादा, कभी कभी होता है ना हम लोग ज्यादा अपना सामान बचा के रखने की कोशिश कर ले, ये ऑर्गन्स बचा के रख लेते हैं, तो खून की कमी हो जाती है, तो फिर वो वापस से खून की कमी हो गई तो एनीमिया हो गया। तो इसमें ये देखो ब्लड रिपोर्ट्स में ये जो चीजें हैं ये आएगी कि साइज ऑफ erythrocyte presence will reduce, lack of hemoglobin, the count of erythrocytes may decrease, some may be having hole। अगर erythrocytes में होल है या उसको बोलते हैं पिक्चर सेल, ये एग्जाम में आया हुआ एक दो बार, इसका मतलब है कि उसमें सेल में अगर छेद है तो उसकी कैपेसिटी टू कैरी हेमोग्लोबिन कम हो गई है, तो हेमोग्लोबिन कम कैरी कर रहा है, तो हीमोग्लोबिन कम कर रहा है तो ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है तो वो भी होगा। और ये देखो पॉलीहोरिया और ये जो है इन सब के कारण भी ये होता है। अब हम देखते हैं पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया पहले समझ में ही नहीं आता था कि ये आदमी को एनीमिया होता क्यों है, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है। हमने बताया ना कि खाना को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, खाना सबसे पहले ड्यूोडेनम से स्टमक में जाता है, स्टमक में उसका सबसे पहले चर्निंग शुरू होती है, स्टमक पे कुछ आई एफ फैक्टर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स निकलते हैं
इंटेस्टाइनल फैक्टर्स बोलते हैं उनको। वो क्या करते हैं, गैसेस होती है जो खाने को एब्जॉर्ब करने, वो आयरन को अलग करेगी, आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए आयरन जो हमारे शरीर में है उसको छोटे पार्टिकल्स में बनाएगी छोटा, ताकि अपना शरीर उसको एब्जॉर्ब कर पाए। ये सब काम वहां पे ही आईएफ फैक्टर्स करते हैं सब चीजें। अगर सपोज करो हमारे आईएफ फैक्टर ही कम है तो वो खाने को उतना छोटा बना ही नहीं पाएगी कि हम उसको एब्जॉर्ब कर पाए। तो उसके कारण क्या होगा, हमारा आयरन फिर वो कभी स्टूल में निकल जाएगा या उतना हमारे शरीर को मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो आईएफ फैक्टर कम है। उसके कारण भी कभी कभी हमारे को एनीमिया हो जाता है, उसको बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। और एक होता है एक्रेलिक गैस्ट्रिक का, ये तो मैंने बताया ना अभी, इसमें क्या होता है इसके हाँ, ये माल न्यूट्रिशन होता है। अगर बाई चांस किसी कारण से हमारे को उधर क्या कहते हैं बोन मैरो में एलिमेंट ही नहीं पहुंच रहे जिससे हमको खून बनाना है, उसके कारण से जो प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं एक्रेलिक गैस्ट्रिलिया। और कभी कभी क्या होता है ना, साइज तो प्रॉपर है लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं हो रही है उसको हेमोग्लोबिन को रखने की। और कभी कभी ये इलेक्ट्रोसाइट्स में ना न्यूक्लियस आ जाता है। जनरली न्यूक्लियस कहते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब उसकी डेथ होने लगती है ना तब आता है, लेकिन कभी कभी पहले ही आ जाएगा। अगर न्यूक्लियस आ गया तो हेमोग्लोबिन कम हो गया। न्यूक्लियस नहीं रहने का रीजन ये है कि हेमोग्लोबिन को रखना उसको, लेकिन अगर न्यूक्लियस आ गया तो जगह तो न्यूक्लियस से ले ली तो हेमोग्लोबिन नहीं है। तो इन सब कारणों से कभी कभी हम जो होता है, कभी कभी बोन मैरो ही खुद फॉल्टी है, उसमें सूजन है या वो ही नहीं बना पा रही है एरिथ्रोसाइट्स को। इन सब कारणों से ये हमको ये एनीमिया हो जाता है, जिसके कारण से, क्योंकि इसके कारण से हमारा आरबीसीज नहीं बन पाता और हमको एनीमिया हो जाता है। और ए प्लास्टिक एनीमिया ये जो होता है, ये कुछ होता है, ये हमारी जनरली हमारी कारण से हो जाता है। कुछ केमिकल्स के हम अंडरगो चले जाते हैं, जैसे कोई इंसान टॉक्सिक जगहों पे काम कर रहा है तो उधर जो केमिकल्स है, रबर प्लांट्स वगैरह में काम कर रहा है, रेडिएशंस में, इन सब के कारण क्या होता है, अगर वहां पे जाता है तो उन रेडिएशन से हमारा बोन मैरो अफेक्टेड हो जाता है। और उसके कारण से हमारा जो इरेथ्रोसाइट जो जिस क्वालिटी का बनना चाहिए था वो नहीं बन पाता है। और अगर इरेथ्रोसाइट नहीं बना है तो एनीमिया तो वो नहीं है, क्योंकि हेमोग्लोबिन नहीं है। और वो पूरा एक साइकिल है, विशियस साइकिल है। इसके कारण से जो एप्लास्टिक एनीमिया जनरली इंसान की खुद की गलती से वो जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उन सब के कारण से धीरे हो जाता है। अब इन सब के कारण ब्लड रिपोर्ट्स में क्या आएगी, एक तो आता है ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, और कभी कभी आता है इरेथ्रोसाइट जो ना बड़े हैं लेकिन उसमें हेमोग्लोबिन की परसेंटेज कम है। कभी कभी थ्रोम्बोसाइट्स काउंट कम है और बोन मैरो में वो हो जाता है, मतलब ना सूजन होती है, हाइप्लास्टिक का हो जाता है, हाइपोप्लास्टिक होता है, मतलब उसमें इन्फेक्शन है या कुछ सूजन है या कुछ प्रॉब्लम है बोन मैरो में, जिसके कारण से हमारा आरबीसीज नहीं बन पा रहे या इरेथ्रोसाइट्स नहीं बन रहे। कुछ कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो वैसे परसों भी हम फ्राइडे को वापस से मिलेंगे। कुछ हाइपोप्लास्टिक मींस क्या, बोन मैरो में सूजन? किसका? हाइपोप्लास्टिक अभी जस्ट तुमने पढ़ाया था। हाइपोप्लास्टिक कभी सूजन या इन्फेक्शन, मतलब बेसिकली कुछ बोन मैरो में डिफेक्ट है उसके कारण से। कारण ये 3 चीजें हो गई। आपको जब भी एनीमिया की बात हो तो हम लोग केवल एक ही फैक्टर को नहीं समझेंगे। एनीमिया के कारण इसीलिए इतना बहुत महत्वपूर्ण है, एनीमिया बहुत एनीमिक होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वो उसका रोग जो है केवल एक कारण नहीं होता। देखिए आपने पढ़ा होगा बोन मैरो बनता है तो पहला तो बोन मैरो हो गया। बोन मैरो किसी कारण से डिस्टर्ब हो जाए, उसमें प्रोडक्शन बंद हो जाए तो नहीं बनेगा, बने और सही आकार के न बने तो गड़बड़ हो जाएगा। आकार बड़ा हो जाए और अधिक बनने लगे तो भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन इनको भी चाहिए, तो न्यूट्रिशन इनको भी कम मिलेगा। अगर इनको न्यूट्रिशन कम मिलेगा तो इनकी ग्रोथ बढ़िया नहीं होगी, तो इनको इनकी कैपेसिटी जो है कम हो जाएगी, तो इसलिए वहां भी नुकसान है। अगर उनमें छेद हो जाए, जैसे अगर कैरी करना है इस तरह करके और कोई बोरा आपको ले जाना हो, बैग पैकिंग मटेरियल ले जाना हो, पैकिंग मटेरियल हो कोई, और उसमें छेद हो जाए तो जो आप ले जाना चाहते हैं कंटेंट गिरने लगेगा। तो लिक्विड है, रक्त लिक्विड है,
तो उसमें जब भी कोई अगर छेद हो जाएंगे तो ऑक्सीजन को जहां ले जा रहा है वहां ऑक्सीजन ही नहीं जा पाएगी, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जितनी प्रॉब्लम है बेंजीन विषीकरण माने उससे अल्टीमेटली बोन मैरो प्रभावित हो रही है। तो और अगर जैसे न्यूक्लियस जब शुरू होता है तो न्यूक्लियस होता है, सब में होता है, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं तो न्यूक्लियस मदर कोश से जब बाहर आएंगे तो न्यूक्लियस नहीं रहते हैं। क्यों न्यूक्लियस नहीं रहता है? क्योंकि इसको अलग अलग शेप, अपनी शेप को अलग अलग जगहों पर ले जाना होता है। क्योंकि पहले से हमारे जहाँ पर आर्टरीज है तो आर्टरीज से लेकर के हम लोग कैपिलरीज तक जाते हैं, तो इनको कैपिलरीज तक में सब जगह जाना होता है। तो अगर न्यूक्लियस होगा तो उसके लिए एक तो स्थान घेरेगा, दूसरा बिना न्यूक्लियस के ऑर्डर के कोई काम हो नहीं सकता है। इनको किसी ऑर्डर की आवश्यकता नहीं, इनको केवल कैरियर है, ये इनको ट्रांसपोर्टर है और केवल इनको ऑक्सीजन ले जाना है और ऑक्सीजन लेकर के वो हीमोग्लोबिन ले जाना है और उसको सबको बांट देना और जो इनको मिलना है उसको वापस ले आना है। तो इनको अलग से कोई इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इनके न्यूक्लियस नहीं होता। अब न्यूक्लियस हो जाएगा तो इनकी जगह कम हो जाएगी, इसलिए और ये अपने शेप को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे बिना उसके आदेश के, तो इसलिए न्यूक्लियस नहीं होता। तो अगर मान लीजिए कोई गलती से किसी रूप में कोई कमी हो गई, कहीं फैक्टर कोई कम हो गया और न्यूक्लिएटेड हो गए, मतलब न्यूक्लियस आ गया, तो नेचुरली उसमें कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो इसलिए हो जाएगा। प्लस हम लोगों ने एक और पॉइंट देखा जो बहुत महत्वपूर्ण है, डाइजेस्टिव सिस्टम से इसका संबंध है, और वही अछालिया गैस्ट्रिका और दो रोग की बात जो कर रही थी, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो नॉर्मली वो टेस्ट होता नहीं है, कोई उसका टेस्ट जल्दी कराता नहीं जब तक कि और फैक्टर्स पर जांच न हो जाए, तब जाकर के वो दिमाग जाता है कि हमारा कहीं ऐसा तो नहीं कि गैस्ट्रिक जूस में कोई प्रॉब्लम हो। तो उसमें प्रॉब्लम लास्ट में लोग देखते हैं डॉक्टर वगैरह कि कहीं इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। उनका दो रोल है, उससे दो, एक तो होगा वो जो आपका ब्रेन का जो मेंटेनेंस है, जो ब्रेन के सेल्स का मेंटेनेंस है वो करता है, और दूसरा वो यहाँ पर आकर के इसको हीमोग्लोबिन में सहायता करता है। तो दोनों कामों के लिए उसका गैस्ट्रिक जूस का इंट्रिंसिक फैक्टर उसको बोलते हैं, और दूसरा न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर बोलते हैं। तो न्यूरोट्रॉपिक माने न्यूरॉन्स के लिए, वहां वो क्या करता है, मेंटेनेंस का काम करता है, और यहाँ ये आपका इस काम के लिए सहायता करता है। तो इसलिए एनीमिया के कारण नॉर्मली हम लोग आयरन समझते हैं, नॉर्मली हम लोग आयरन टेबलेट लेकर के काम चला लेते हैं, लेकिन केवल आयरन ही नहीं है, बल्कि खुद जो एरिथ्रोसाइट है वो हो सकता है, उसकी संख्या हो सकती है, बोन मैरो की प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रिक जूस की प्रॉब्लम हो सकती है, ये सब कारण तमाम उसमें होते हैं। इसलिए इसको और कुपोषण तो है ही है, अगर आप कम खाना खाएंगे तो नेचुरली आपको सारे फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी, तो सारा ग्रोथ सब कुछ चाहिए, न्यूट्रिशन सब कुछ चाहिए, चाहे वो हमारा एरिथ्रोसाइट हो, चाहे थ्रोम्बोसाइट हो, चाहे प्लेटलेट हो, चाहे आपका WBC हो, सब कुछ चाहिए। तो न्यूट्रिशन सब कुछ चाहिए। तो यह ध्यान रखिए, ये छोटी बीमारी लगती है लेकिन बड़ी बीमारी के रूप में है, इसमें बहुत फैक्टर्स होते हैं। आगे यस सर ल्यूकोसाइट्स कर लें भी फिर, क्योंकि इसमें पीरियड अब देखिए हमने बताया था 3 तरीके के होते हैं, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। WBCs जो होता है व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से हम लोग सबको पता है, लेकिन उनको साइंटिफिकली या ब्लड रिपोर्ट्स में उनका नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको माने व्हाइट, ल्यूको माने व्हाइट, साइट माने सेल। ये थ्रोम्बोसाइट्स का जो कलर होता है ये स्टारलाइट रेड होता है और इसका होता है व्हाइट। ल्यूकोसाइट्स, तो ल्यूकोसाइट्स क्या होती है, ये होती है हमारे शरीर की आर्मी। ये हमको हमारी को इम्यूनिटी देती है, इम्यूनिटी मतलब हमको बाहर के कीटाणुओं से लड़ने की ताकत देती है। ल्यूकोसाइट्स का जनरली काम होता है हमको, जैसे एरिथ्रोसाइट्स का हमने काम देखा हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन को फैलाना, ल्यूकोसाइट्स का पर्टिकुलर सिर्फ एक ही काम है, हमको बाहरी कीटाणुओं से बचाने के लिए, वो हमारी आर्मी है, शरीर की आर्मी है। अब ये ल्यूकोसाइट्स के 5 तरीके के ल्यूकोसाइट्स होते हैं, क्योंकि
बाहर से जो कीटाणु हमको अटैक कर रहे हैं वो बहुत तरीके के होते हैं, तो उनको एक ही तरीके के सेल हमको पूरे कीटाणुओं से नहीं बचा पाएंगे, तो उन्होंने अपना काम अलग अलग कर रखा है। 5 तरीके के ल्यूकोसाइट्स होते हैं, 3 जो होते हैं उनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो बोन मैरो में बनते हैं, और 2 बनते हैं लिम्फ नोड्स पे। 3 जो होते हैं उनमें जो उनका जो साइटोप्लाज्मा होता है उनमें वो होता है ग्रेन्यूल्स होते हैं, 2 में नहीं होते। अभी हम पहले ग्रेन्यूल वाले 3 पढ़ते हैं। ग्रेन्यूल्स में पहला आता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की क्वांटिटी होती है 50 to 70% ऑफ द ल्यूकोसाइट्स। वो 3 लोब्स होते हैं, और उसमें लाइबोसोम्स होते हैं जो बाहर के कीटाणु। लाइबोसोम्स का हमको पता है क्या काम करते हैं, वो सबको खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। वो होते हैं, वो हमारे बाहर के जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन पे अटैक करते हैं और वो उनको खत्म करते हैं। और ये जनरली टाइफाइड इन सब में थोड़ी, अगर जनरली की क्वांटिटी बढ़ जाती है जैसे कोई अटैक होता है, लेकिन टाइफाइड वगैरह में इनकी कम हो जाती है, क्योंकि लड़ते लड़ते खुद भी कुछ खत्म हो जाते हैं, इसलिए उनकी क्वांटिटी कम होती है। तो वो ब्लड रिपोर्ट्स में देख के हमको समझना पड़ता है कि अब उनकी बढ़ रही है तो इन्फेक्शन जस्ट आया है, और कम हो रही है तो इन्फेक्शन से लड़ते लड़ते वो खत्म हो रहे हैं, तो समझो कि चीज क्या हो रही है। दूसरा होता है इज्नोफिल्स। इज्नोफिल्स होते हैं जो वो होते हैं, बताती हूँ, वो अपन को जनरली एलर्जी से बचाते हैं। एलर्जी में इन्फेक्शन जब एलर्जीज होती है कोई कारण से, जैसे किसी को डस्ट एलर्जी हो, वो सब उसमें इज्नोफिल्स काम करते हैं। इज्नोफिल्स की वैसे क्वांटिटी 2 to 3% ही होती है, लेकिन जब कोई इन्फेक्शन से हो जाता है तो वो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, और वो 2 लोब्ड होते हैं। और इसमें जो एंजाइम होते हैं वो डिटॉक्सिफाई करते हैं चीजों को, ताकि हमको इन्फेक्शन नहीं हो पाए कोई चीज से। तो इसका बेसिकली काम होता है, और ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम में ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन जो आएगा वो बाहरी जगह से सांस की नली या मुंह के थ्रू ही आता है, तो उसको हमारे जो इन्फेक्शन होते हैं उनसे बचाता है। तीसरा होता है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो होते हैं वो किडनी शेप्ड होते हैं, और वो हमको इंजरीज, मतलब सपोज करो हमको लग गई है, कुछ हो गया, तो वहां पे हमको हेल्प हीलिंग करने में उन सब में हमको हेल्प करते हैं। तो ये होते हैं बेसोफिल्स। ये 0.5 से 1% होते हैं, क्योंकि एनी टाइम हमको इंजरी हुई भी रहती नहीं है। जैसे हमको इंजरी होगी, लग जाएगी, चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तब इनकी क्वांटिटी बढ़ती है। तो ये तब बढ़ते नहीं, तो थोड़े क्वांटिटी में ही बस रहते हैं, हाथों जैसे ही लगेगी वो बढ़ जाएगी, और इसके ग्रेन्यूल्स थोड़े थिक होते हैं। अब ये हुए 3 जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स हैं। अब 2 लिम्फोसाइट्स होते हैं जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, साइटोप्लाज्मा में ग्रेन्यूल्स नहीं होते, वो होते हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब मोनोसाइट्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है, वो है ना स्वीपर सेल्स, उनको जनरली स्वीपर्स बोलते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था ना, उसमें यह होता है सेल में लाइसोसोम्स होता है, जो कुछ भी जो चीज नहीं चाहिए उसको खा लेता है, वैसे ही ये वही काम मोनोसाइट्स का होता है कि जब खून रक्त में, तो कुछ सेल्स डेड भी होंगे, कुछ सेल्स पुरान गरीब वो वीक भी हो जाएंगे, बीमार भी होंगे, वो उन सबको या बाकी कोई और केमिकल्स या कुछ हो जो मतलब नहीं चाहिए हमारे शरीर को, उनको वो खत्म करता रहता है, ताकि खून साफ होता रहे। ये खून का अंदर भी एक, जैसे किडनी प्रोसेस करते से निकालती, वैसे इसमें एक सेल भी होते हैं मोनोसाइट्स करके, जो खून में बहता रहता है, और जो चीज उसको लगता है ये हमारे खून के अंदर का सामान नहीं है, वो उसको खत्म करती रहती है। इसलिए इसको जनरली स्वीपर सेल्स बोला जाता है, क्योंकि ये सफाई का काम करता है। अब आता है लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा हमारी इम्यूनिटी में सबसे बड़ा काम लिम्फोसाइट्स का होता है। ये लिम्फोसाइट्स बनते हैं, ये मोनोसाइट्स और मोनोसाइट्स भी शायद बोन मैरो में ही बनते हैं। सब मोनोसाइट्स भी तो बोन मैरो में ही बनते हैं ना। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ये 2 जो होते हैं ना, बाकी वो 3 तो उधर बनते हैं बोन मैरो नहीं। लिम्फोसाइट कब बनता है वहां पर, बोन मैरो लिम्फ नोड में बनता है, उसमें ग्लोबुलिन पर सब जो ग्लोबुलिन वाला होता है ना, वो वाला, उसमें लिम्फोसाइट का योगदान है।
हाँ प्लाज्मा सेल वो करता है लिम्फोसाइट स्पेशली, ये एंटीबॉडीज बनाता है, यही लिम्फोसाइट बनाता है। ये लिम्फ नोड्स में बनते हैं जनरली। हाँ, और जो जब बनते हैं डिफेंस वाला लिम्फ, डिफेंस का है ना सबसे बड़ा, क्या वो डिफेंस का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ना ये। डिफेंस में सबसे बड़ा काम हाँ, लिम्फोसाइट इसलिए होता है। ये अलग बनता है। ये और लिम्फ नोड में बनता है, और जब बनता है तो कुछ चले जाते हैं लीवर के पास और वो कुछ नहीं, ये बात चले, नहीं बता दो, वो तो बता दो, वो अलग है, वो अलग बता सॉरी, देना, उसको बताओ पहले, अब नॉर्मली। वो टी सेल्स और बी सेल्स ही बता रहे हैं सर बस। हाँ ठीक। तो ये कुछ चले जाते हैं लिम्फ नोड्स लीवर के पास, और कुछ चले जाते हैं थाइमस ग्लैंड्स के पास। जो लीवर के पास जाते हैं वो बी सेल्स जाते हैं, और जो वो लिम्फ नोड्स के पास चले जाते हैं वो टी सेल्स बन जाते हैं, और ये दोनों मिलके हमारी एक आर्मी, और फिर जब बन के अलग अलग लिम्फ नोड्स में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और ये जो है ना, ये सेल्यूलर इम्यूनिटी और सेल कुछ, ये लिंक लिखा है ना? ये आगे दिया हुआ है, इसका पूरा डिटेल आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा। ये हमको फिर जब लिम्फ नोड्स पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और ये दोनों मिलके बेसिकली जो हमारे शरीर को इम्यूनिटी, जब पहले ये न्यूट्रोफिल्स, हमारे को कोई अटैक होता है पहले न्यूट्रोफिल्स वर्क करते हैं, जितने में ये लिम्फ नोड्स से जाके लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं, टी सेल्स और बी सेल्स बन जाते हैं। फिर ये आते हैं अटैक कर उनको, अल्टीमेटली ये हमारी समझो बड़ी आर्मी है जो आके हमारे को इम्यूनिटी देती है। इसके बारे में आप थोड़ा सा आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इसके थ्रू होने वाली बीमारियां। जनरली इसके ल्यूकोसाइट से जनरली ज्यादा बीमारियां नहीं होती है, थोड़ी सी होती है। इसका अगर थोड़ा सा 5% इंक्रीज हो जाए तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, और 5% डिक्रीज हो तो ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। कमी हो जाएगा तो पेनिया, कमी में पेनिया और उसमें साइटोसिस। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी बीमारी होती है वो ल्यूकोमिया होती है। ल्यूकोमिया इज ब्लड कैंसर। जब ये क्योंकि हमको इम्यूनिटी देता है लिम्फोसाइट्स, किसी कारण से अगर हमारी लिम्फोसाइट्स वीक है तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो ये जो ब्लड कैंसर होता है, ये जब होता है, जब हमारा मतलब एक सेकेंड, जब हमारा डिफेंस सिस्टम कमजोर होने लगता है, ये कोई बोन मैरो में प्रॉब्लम होती है जिसके कारण से हमारे जो लिम्फोसाइट्स है वो ठीक से बनना बंद हो जाता है। तो जब वो हो जाता है तो ये ल्यूकोमिया बीमारी आ जाती है। अब एक और बीमारी जो ल्यूकोसाइट से होती है वो होती है एड्स। एड्स का जो प्रॉब्लम होता है ना, ये क्या होता है ना, एड्स के जो वायरस होता है ना, ये हमारे लिम्फोसाइट्स पे अटैक कर देते हैं, और लिम्फोसाइट्स हमारी सबसे बड़ी आर्मी जो लिम्फोसाइट्स है इस पे अटैक कर देते हैं और इसको काम करने नहीं देते। तो इसके कारण से क्या होता है ना, जब कोई बाहर का एंजाइम हम पे अटैक करता है तो न्यूट्रोफिल्स बेचारा जितना लड़ पाता है लड़ लेता है, लेकिन क्योंकि इसने हमारे ल्यूकोसाइट्स को तो वीक कर रखा है तो ल्यूकोसाइट्स तो वर्क ही नहीं कर पाएंगे। तो जो इंसान होता है वो एज से नहीं मरता बेसिकली, उसको जो अटैक, उसकी कैपेसिटी, मतलब समझो खुद ही बीमार है, उसमें ताकत ही नहीं है लड़ने की, तो कोई छोटी सी बीमारी भी होती है उससे वो लड़ नहीं पाता और उसकी डेथ हो जाती है। और इसका इलाज अभी तक नहीं मिला है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि इसका आज तक इलाज नहीं मिल पाया है। अब हम कुछ पूछना, हम ये टी सेल और बी सेल के बारे में वापस से थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, बाकी कुछ पूछना। देखिए, सबको न्यूट्रिशन की जरूरत है, नंबर 1 ये ध्यान रखिएगा, न्यूट्रिशन सबको जरूरत है। कोई भी सेल जो हम डिस्कस करते हैं, कोई भी ऑर्गन डिस्कस करते हैं, सबको न्यूट्रिशन की आवश्यकता नंबर 1। इनको भी न्यूट्रिशन चाहिए, जो चाहे आप लिम्फोसाइट हो चाहे मोनोसाइट हो। मोनोसाइट बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ये ब्रेन तक में चले जाते हैं, ये ट्रैवल करते हैं, और इनके सबके नाम अलग अलग है। कहीं मोनोसाइट है, कहीं आप देखिए, जो भी आपने पढ़ा ना कि ये फैगोसाइटोसिस, तो फैगोसाइट्स कहलाते हैं, कहीं फैगोसाइट्स कहलाएंगे, कहीं मोनोसाइट्स कहलाएंगे। ये सब नाम है सबके अलग। जैसे हमारे यहाँ पुलिस कह देते हैं, कहीं कह देते हैं कि वो CDRI वाले हैं, कहीं मतलब वो उसके सेंट्रल डिफेंस वाले होते हैं,
कहीं हम लोग बीएसएफ बोल देते हैं, कहीं सीआरपीएफ बोल देते हैं, कहीं हम लोग सेवा बोल देते हैं, वैसे वैसे इनके नाम है। तो नंबर 1 डिफेंस में क्या है, सबसे पहले लड़ने वाला कौन है, पैदल सेना। पैदल सेना का नाम है फर्स्ट वाला ये न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल सबसे पहले लड़ाई में ये आगे आता है। तो इसलिए पहली बार जब कभी एक्यूट डिजीज होगी, एक्यूट माने तुरंत, तो ये अपनी संख्या बढ़ा देगा, ये 70 से 80% हो जाएगा। क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि पहले लड़ना इसी को जाना है, तो अपनी संख्या बढ़ाएगा। और ये हमेशा अधिकांशतः अवेलेबल रहते हैं, जल्दी अवेलेबल रहते हैं, तो ये जो है तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। बोन मैरो से बनते हैं, लेकिन ये ब्लड सिस्टम में रहते हैं और ये तुरंत ही अपनी संख्या बढ़ा करके और तुरंत पहुंच जाते हैं लड़ाई के लिए पहले। अगर ये मरने लगे, या तो डिफेंस में सक्सेसफुल हो जाएगा, तो ये अपनी संख्या बढ़ा करके उसको नष्ट कर देगा 2-3 दिन में, 4 दिन में। अगर ये कोई दुश्मन कमजोर हुआ, वो कठिन मतलब इससे स्ट्रांग हुआ, तो क्या करेगा, न्यूट्रोफिल को मारना शुरू कर देगा। न्यूट्रोफिल का अगर इसका मतलब न्यूट्रोफिल की संख्या जैसे घटने लगती है, वैसे ही 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद कौन एक्टिव होने लगता है, लगभग 12 दिन लगता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को डेवलप होने में। तो ये जब लिम्फोसाइट डेवलप होता है तो लगभग 10-12 दिन का होता है। तो अगर वो लिम्फोसाइट, वो न्यूट्रोफिल घट रहा है, तो ये बढ़ना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिजीज हमारी पुरानी हो गई, तो नई डिजीज में बढ़ेगा वो और ये कम रहेगा। लेकिन पुरानी डिजीज में, क्रॉनिक डिजीज में लिम्फोसाइट बढ़ेगा और उसकी संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि वो मरने लगेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। ये लिम्फोसाइट, मोनोसाइट दोनों जो है अधिकांशतः बनते तो सभी शुरुआत में वहीं पर है, कहाँ से, बोन मैरो से। लेकिन अल्टीमेटली ये आगे स्ट्रगल करते हैं और कहीं अपना करते हैं। तो जो हमारे डिफेंस की चौकियां हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं, हम लोग प्लाज्मा में पढ़े हैं ना कि ये अलग अलग हमारी चौकियां बनी हुई है, तो उन चौकियों में ये जाकर के रुक जाते हैं, लिम्फ नोड्स इन सब में। तो लिम्फ नोड्स वगैरह में रुके रहते हैं, कुछ बोन मैरो में भी रहते हैं। और एंटीबॉडीज के बनाने में इनका किसका योगदान है, लिम्फोसाइट का। तो लिम्फोसाइट दोनों काम करता है, ऐसा नहीं है। सेना को, जो लड़ रहे होते हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और उनके डिफेंस का भी सबसे बड़े गोला बारूद इसी के पास बनाने का वो है। यही अल्टीमेटली इसी के सदस्य जो है गोला बारूद बनाते हैं, जो एंटीबॉडीज कहलाते हैं। इन्हीं से बनता इन्हीं से है, उसका सिस्टम अलग से है, बहुत बढ़िया वो है, उसको समझ लीजिएगा तो समझने की बात है वो। तो ये तरीका है। अब इसीलिए इनकी बीमारियां जो है नेचुरली थोड़ा कठिन बीमारियां हैं। एड्स बीमारी में सबसे नुकसान कुछ नहीं होता है, हमारा वो बाहर का दुश्मन अगर आ करके और हमारे घर के भेद को ही कोई ले ले, हमारे नौकर को ही अपने साथ बांध ले, तो उसको मालूम है कि सब्जी लेने जा रहा है, तो सब्जी लेने गया और वही उसको बांध दिया। ऐसे ही ये काम करता है। यहाँ CD4 एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन, किसके साथ, हेल्पर टी होता है। वो लिम्फोसाइट के 4 तरीके हैं, 4 प्रकार हैं उसके। तो उनके जो एंटीबॉडीज में हेल्पर टी लिम्फोसाइट, तो टी लिम्फोसाइट में हेल्पर कहलाते हैं। तो हेल्पर माने हेल्प करते हैं, बिना उनके नहीं। तो उसमें एक ग्लाइकोप्रोटीन बंधा होता है, वही सूचना देता है, वही हेल्प करता है। लेकिन उसको बांध देते हैं ताकि डिफेंस का आगे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता। वो जब कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो बता ही नहीं पाएगा अपने साथी को कि ये काम करो। तो जब काम नहीं कर पाते तो उसमें जो है, अब रोगग्रस्त कोई भी छोटा सा रोग आ गया, जैसे बताया पूर्वा जी ने कि कोई भी छोटा सा रोग आएगा तो आपका डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। क्यों, बताने वाला कोई नहीं, सब बांधा हुआ है, दुश्मन ने अपने कब्जे में किया हुआ है। तो इसलिए लोग मरने लगते हैं। अपनी उस बीमारी से नहीं मरते हैं, बल्कि इम्यूनिटी खत्म होने की वजह से मरते हैं, क्योंकि छोटा से खांसी बुखार हुई तो डिफेंस सिस्टम है ही नहीं, तो इसलिए मरते हैं। बहुत बढ़िया। तो हम लोग आगे यहीं पर रोकते हैं पूर्वा। ओके सर। तो 5 मिनट का ब्रेक देते हैं अभी।
सर वो रिकॉर्डिंग आपको एक बार बंद करनी थी। हाँ, बंद कर रहा हूँ।